हेलो मैं देता हूँ प्रणाम। तो आज हम लोग इंसॉल्वेंसी चैप्टर का एक एग्जाम्पल बनाएंगे और वह एग्जाम्पल इतना कारगर होगा, इतना बेस्ट होगा कि उस एग्जाम्पल के माध्यम से, एक नंबर एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे हिसाब का डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आपको हिसाब बनाने भी आ जाएगा। तो सबसे पहले बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद जब पूंजी फिक्स हो तब, और जब पूंजी फ्लक्चुएटिंग हो तब। लेकिन उससे पहले हमें क्या बना लेना है, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं और मैं जो हूँ यहाँ पे बुक से क्वेश्चन को बना रहा हूँ। एग्जाम्पल एक में दिया हुआ है कि ए बी सी एक बिजनेस में पार्टनर्स हैं। ए बी और सी तीनों मिलके एक बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस? तो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी व्यापार करते हैं। उनका 31 मार्च 2012 को चिट्ठा निम्न है। चिट्ठा नीचे दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लायबिलिटी साइड में। क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर दिया हुआ है 32,000, रिजर्व फंड दिया हुआ है 9,000, कैपिटल दिया हुआ है ए का 8,000 और सी का 6,000 दिया हुआ है। दोनों मिला के 14,000 दिया हुआ है और इधर का टोटल बैलेंस कितना आया है? 55,000। फिर हम लोग आते हैं एसेट साइड में। तो क्या दिया हुआ है? बैंक दिया हुआ है कितना? 4,000, मशीनरी दिया हुआ है 20,000, फर्नीचर दिया हुआ है 8,000 और डेप्टर दिया हुआ है 20,000। उसके बाद बीज का कैपिटल दिया हुआ है 3,000। फिर इधर का भी जोड़ के कितना आया? 55,000। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, एसेट्स को उसके मूल वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं डीआर में। तो हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, वो भी किसको छोड़ के? तो कैश या बैंक को छोड़ के। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? मशीनरी, उसके बाद क्या है? फर्नीचर, फिर क्या है? डेप्टर। इस तीनों को पहले ट्रांसफर कर लेंगे। तो सबसे पहले डालते हैं मशीनरी को। तो इधर में क्या लिखा था? 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? मशीनरी। कितना दिया हुआ है? 20,000। तो 20,000 मशीनरी का हम लोग डाल देंगे। फिर क्या दिया हुआ है? पहले 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फर्नीचर। तो फिर फर्नीचर डाल देंगे। फर्नीचर कितना दिया हुआ है भाई? तो फर्नीचर दिया हुआ है 8,000। तो इसको भी हम बुक वैल्यू पे क्या करेंगे? 8,000 लिख देंगे। फिर दिया हुआ है डेप्टर। तो डेप्टर यहाँ पे लिख देंगे और इसका अमाउंट डाल देंगे। तो इसका अमाउंट दिया हुआ है कितना? तो इसका भी अमाउंट 20,000 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 20,000 डाल देंगे। अब इसके बाद इधर में कोई भी संपत्ति नहीं बचा। अब हम लोग क्या करेंगे? सीआर साइड में जो है लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटीज में क्या है? बाहरी दायित्वों को ट्रांसफर करेंगे। तो बाहरी दायित्वों में क्या है भाई? क्रेडिटर है। तो इधर लिखा था बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है? तो क्रेडिटर दिया हुआ है 32,000। तो 32,000 यहाँ पे हम डाल देंगे। रिजर्व फंड दिया हुआ है। तो पहले से कोई रिजर्व हो या फंड हो या प्रॉफिट हो तो उसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। सारे संपत्ति को हम लोग क्या किए? डीआर में ट्रांसफर कर लिए, वो भी बुक वैल्यू पे, और दायित्वों को भी ट्रांसफर कर दिए सीआर में बुक वैल्यू पे। अब इसके बाद ना कोई संपत्ति बचा है और ना कोई दायित्व बचा है। तो क्या करेंगे? कैश का काम करेंगे। और यहाँ पे हेडिंग में हम लोग दे देंगे क्या? कैश, या आप बैंक भी लिख सकते हो। फिर इधर में क्या दे देंगे? बाई कैश, यानी कि यहाँ से जो भी काम होगा नकद का होगा। संपत्ति, ये सारे संपत्ति को बेचा जाएगा और बेच के जितना भी पैसा आएगा सबको इसके अंतर्गत लिखना है, इस कैश के अंतर्गत लिखना है। और महाजन का जो भी भुगतान होगा इस कैश के अंतर्गत लिखना है। तो अब संपत्ति से कितना बेच के पैसा वसूल हुआ और महाजन को कितना देना है, ये चीज़ कहाँ दिखाई देगा भाई? तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट में दिखाई देगा। तो हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? बी के दिवालिया होने के कारण साझेदारी का विघटन हो गया, जो फर्म के अपने ऋण के भुगतान के लिए कुछ भी देने में समर्थ नहीं है। मशीनरी पर 15,000 रुपया, फर्नीचर पर 3,200 रुपया और देनदारों से केवल 12,000 रुपये वसूल हुए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? मशीन की बिक्री हुई और उसे कितना वसूल हुआ? 15,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मशीनरी। कितना लिखेंगे भाई? तो 15,000। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है? फर्नीचर। फर्नीचर से कितना आया? तो 3,200।
तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे फर्नीचर। कितना लिखेंगे? 3200। अब देखिए यहाँ पे मशीनरी कितना था? 20,000 का, बिका कितना में? 15,000 में। फर्नीचर कितना का था? 8,000 का, बिका कितना में? तो 3200 में बिका। फिर डेप्टर कितना में बिका है? तो डेप्टर बिका है 12,000 में, यानी कि डेप्टर से 12,000 रुपया वसूल हुआ। तो डेप्टर है कितना? 20,000 का, और बिका कितना में? 12,000 में। अब जो है कि तीनों संपत्ति बिक गया, और तीनों संपत्ति को बेचने के बाद नकद रुपया कितना आया भाई? तो तीनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो क्या होगा? 0 का 0 हो जाएगा, फिर 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 5 3 8 2 10 का 0 हासिल, एक बचा, 1 1 2 1 3, यानी कि 30,200 रुपया नकद वसूल हुआ है, जिसको क्या करेंगे हम लोग? इसमें डाल देंगे, अमाउंट वाले फॉर्मेट में डाल देंगे। अब हमें देखना है कि दायित्व का भुगतान कितना हुआ। तो यहाँ पे दिया हुआ लेनदारों का भुगतान 5% कटौती पर किया गया। जो यह लेनदार है इसका भुगतान 5% कम रुपया पे किया गया, तो क्या करेंगे? इसका 5% हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बराबर कितना दिया हुआ है? 32,000 दिया हुआ है। 32,000 का 5% निकालेंगे तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 2 शून्य। तब इस परसेंटेज से हम 2 शून्य उड़ा देते हैं, तो बचा कितना? 320 गुने 5, तो क्या आ जाएगा? 0 का 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16। यानी कि महाजन जो है मेरे पास 32,000 का है, जिसमें से कि 1,600 रुपया कम देना है। तो देना कितना है? क्रेडिटर को पेड कितना करना है भाई? तो 32,000 माइनस 1,600, तो 32,000 में से 1,600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो हमें 30,400 आ जाएगा, 30,400 आ जाएगा। तो क्रेडिटर कितना भुगतान करना है? 30,400। तो यहाँ पे क्रेडिटर को हम लिख देंगे 30,400। अब न संपत्ति रहा बेचने के लिए, न कोई दायित्व रहा भुगतान करने के लिए, तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। टोटल जो है कि डीआर का जोड़ेंगे और टोटल सीआर का जोड़ेंगे अलग। तो सीआर का जोड़ते हैं तो कितना आया? 32,000 प्लस 30,200, 30,200 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, यानी कि 62,200 आ गया सीआर का। अब डीआर का जोड़ेंगे तो डीआर में कितना दिया हुआ है? 20,000 और 20,000 40,000, 8 48,000, तो यहाँ पे 48,000 लिख लीजिए। बस गया है क्या? 30,400, तो 30,400 फिर जोड़ लीजिए इसको, 0 0 4 हो गया, 8 हो गया, 4 3 7 हो गया। अब हमें देखना है कि डीआर का अमाउंट बड़ा है या सीआर का अमाउंट बड़ा है। तो डीआर में 78,400 है और सीआर में 62,200 है, तो डीआर का बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला लिख लेंगे दोनों तरफ, और इधर भी क्या करेंगे? 78,400 डाल देंगे। अब कहने का यह है कि इधर तो जोड़ने पर हमें कम आया है और हमें पुराना कितना है? 78,400। तो क्या करेंगे? सीआर का जो जोड़ आया है कितना है? 62,200, उसको क्या करेंगे? 78,400 से घटा लेंगे। तो 78,400 से क्या घटा देना है? 62,200, तो कितना आ जाएगा? 0 0 2 6 1, यानी 16,200। 16,200 क्या आया भाई? तो हमने बताया था कि डेबिट बड़ा होगा तो लॉस होगा और क्रेडिट बड़ा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब इस लॉस को जो है तीनों पार्टनर ए बी सी क्या करेगा? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेगा। तो चलिए इसको बांट के देख लेते हैं रफ में। तो इस लॉस को यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि इस लॉस को बांट करके सभी के पूंजी खाते में क्या करना है?
ट्रांसफ़र कर देना है। तो लॉस आया कितना है भाई, 16,200। अब इस लॉस को तीनों पार्टनर बांट लेंगे अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि ABC एक फर्म में हिस्सेदार है, वे लाभालाभ को बराबर बांटते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है भाई, ABC पार्टनर है और अपने लाभ हानि को किस अनुपात में बांटता है, बराबर बराबर में, यानी कि 1-1 में। तो इसे जोड़ लेंगे 1-1-2-1-3, यानी बट्टा में 3 आ जाएगा। तो इस लॉस में एज का शेयर कितना होगा, तो क्या करेंगे, 16,200 गुने क्या करेंगे 1/3, कितना से कटेगा भाई, तो 3 पचे 15, 1 बचा 3 चौके 12, यानी कि 5400 आ गया। बी का भी वही आएगा क्योंकि बराबर बराबर रेशियो है। तो क्या हो जाएगा 16,200 गुने 1/3, यानी कि 5400। इसका भी 5400 ही आया। और सी का भी हिस्सा कितना आ जाएगा लॉस में, तो इसका भी 16,200 में कितना मिलना है, 1/3 मिलना है। तो इसका भी कितना आएगा, 5400 ही आएगा। यानी कि तीनों के हिस्से में कितना पड़ा, 5400, 5400 और 5400। तो यहाँ पे डाल देंगे एज, बीज और सीज, 5400, 5400 और 5400, तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा भाई, तो तीनों मिलाकर हो जाएगा कितना, 16,200, 16,200। इस 16,200 को यहाँ पे डाल देंगे। अब इधर का भी जोड़ेंगे तो 78,400 आ जाएगा और इधर का भी जोड़ेंगे तो 78,400 आ जाएगा। अब कहना है कि पूंजी फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग, सबके लिए रियलाइजेशन जो होता है एक ही होता है। तो इस रियलाइजेशन को आप अपने कॉपी पे उतार लीजिए या नोट्स बना लीजिए। तो इसको मिटाने के बाद हम इस पे पार्टनर कैपिटल बनाएंगे क्योंकि इस पे जगह नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन अकाउंट अभी हम लोग बनाए हैं उसके माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, हम लोग पूंजी को फिक्स मानकर यह पार्टनर कैपिटल बनाना शुरू किए हैं। और किसके अनुसार भाई, तो अकॉर्डिंग टू गार्नर बनाम मर्रे। फिर इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्या करेंगे, पूंजी को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू गार्नर बनाम मर्रे के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल को बनाकर देखेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में जब यह गार्नर बनाम मर्रे का मैटर क्लियर हो जाएगा तो इसी हिसाब को हम लोग इंडियन रूल से भी देखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला काम जो होता है वह पूंजी देखना है। यदि पूंजी जो है डीआर में है तो उसे कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, सीआर में करेंगे। तो क्वेश्चन में आप पूंजी को देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। तो पूंजी दिया हुआ है ए का 8,000 और सी का 6,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी कितना है भाई, तो ए का अमाउंट जो है 8,000 दिया हुआ है तो 8,000 डालेंगे, बी का नहीं दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है 6,000 तो 6,000 डाल देंगे। बस इतना सा काम इधर करना है सबसे पहले। अब देखना है कि बी का पूंजी, तो बी का पूंजी दिया हुआ नहीं है लायबिलिटी साइड में, यानी कि एसेट साइड में दिया हुआ है, यानी कि इसके पूंजी में कमी हुआ है कितना का, 3,000 का। तो ये किधर में है, एसेट्स में है, तो इसको ट्रांसफर कर देना है किधर, डी आर में, पार्टनर्स कैपिटल के। तो इधर में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी। तो इधर में ए का बैलेंस नहीं दिया हुआ था, सी का नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बी का दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है भाई, तो 3,000, तो 3,000 लिख देंगे। पूंजी को एडजस्ट करने के बाद ध्यान जो देना है वो देना है बैलेंस शीट पे। किस बैलेंस शीट पे, तो दिवालिया होने के पहले, फर्म का विघटन होने से पहले जो बैलेंस शीट था उस बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, कोई फंड, कोई प्रॉफिट पहले से है या नहीं है। तो देखने से पता चलता है क्वेश्चन में कि पहले से रिजर्व फंड दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 9,000 दिया हुआ है। तो 9,000 को तीनों पार्टनर में यदि हम बांटेंगे तो कितना आएगा, 3-3,000 आएगा, क्योंकि बराबर बराबर बांटना है। तो बराबर बराबर बांटेंगे, 9,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9, यानी कि 3-3,000 रुपया पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई रिजर्व फंड, रिजर्व फंड।
और बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3,000 ए के खाता में जमा कर देंगे, 3,000 बी के खाता में जमा कर देंगे और 3,000 सी के खाता में जमा कर देंगे। इसके बाद हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में देखना है कि लॉस आया है तो कितना आया है और कौन कौन पार्टी कितना कितना लॉस सहेगा। तो हम लोग जो लॉस आया है उससे बराबर बराबर बांटे हैं, तो पता चला है कि ए बी सी तीनों मिलके लॉस को कितना कितना सहेगा, 5400 सहेगा। तो तीनों में क्या करेंगे, रियलाइजेशन लॉस 5400 और 5400 डाल देंगे। टू रियलाइजेशन लॉस कितना, 5400 और 5400। और गार्नर बनाम मर्रे के विवाद में यह रूल्स लागू किया गया था कि जो पार्टी दिवालिया होने से बच जाएगा, तो दिवालिया होने से कौन पार्टी बच गया, ए और सी। तो जो पार्टी दिवालिया होने से बच जाएगा वह अपने लॉस की जो राशि है नकद लेकर आएगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई कैश। और ए कितना लगा नकद में, तो 5400 और सी को भी लाना पड़ेगा 5400, क्योंकि ये दोनों दिवालिया नहीं हुआ है। दिवालिया सिर्फ कौन हुआ है, बी हुआ है। यह गार्नर बनाम मर्रे का नियम है कि जो पार्टी बच जाएगा लॉस की राशि जो है नकद लेकर आएगा। तो चलिए हमने बाई बैलेंस बीडी भी डाल दिया, टू बैलेंस बीडी का भी काम कर लिया। पहले से रिजर्व फंड दिया था वो हमने बांट लिया, उसके बाद क्या था, लॉस जो है वो भी बांट लिया। और एक रूल्स यहाँ पे लागू हो गया कि गार्नर बनाम मर्रे के हिसाब से जो पार्टी दिवालिया नहीं हुआ है वो लॉस की राशि नकद लाएगा या नकद भुगतान करेगा, नकद सहेगा। तो ए और सी क्या किया, नकद सह लिया 5400। अब हमें सबसे पहले दिवालिया वाला जो पार्टी है उसका अमाउंट देखना है कि सी आर में उसके खाता में कितना जमा है भाई। तो उसके खाता में कितना जमा है, केवल और केवल 3,000 रुपया उसके खाता में जमा है। और उसने खर्चा कितना किया है, तो 3,000 और 5,000 8,000 और 400, यानी कि 8,400 खर्चा किया है, जबकि खाता में कितना है, 3,000 है। तो चलिए 8,400 खर्चा किया है, जिसमें कि 3,000 उसके खाता में है, किसके खाता में, बी के। तो ये 3,000 रुपया यदि हम ले लेते हैं तो कितना बचता है भाई, 0,045, यानी कि 5400 रुपया ये पार्टी नहीं दिया है। और इस 5400 रुपया की वजह से क्या हो जाएगा, यह दिवालिया हो जा रहा है। अब इस 5400 का भरपाई कौन करेगा भाई, तो इस 5400 का भरपाई जो है ए और सी करेगा। किस रेशियो में करेगा, तो अपने अपने पूंजी के रेशियो में सहेगा, पूंजी के अनुपात में, यानी कि कैपिटल रेशियो में सहेगा। तो कैपिटल रेशियो चलिए हम लोग वर्किंग में निकाल लेते हैं, कैपिटल रेशियो क्या है। तो ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है भाई, देख लेते हैं हम लोग। ए का कैपिटल दिया हुआ है 8,000 और सी का कैपिटल कितना दिया हुआ है, तो सी का कैपिटल दिया हुआ है 6,000। तो 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हुआ और यहाँ पे आ गया 2 तिया 6, 2 चौका 8, कितना गया 4 3 7, यानी कि 4 बट्टा में 7 और 3 बट्टा में 7। ये हो गया क्या, तो ये हो गया कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो, कैपिटल रेशियो। और इसी रेशियो में इस लॉस को ए और बी सहन करेंगे, यानी कि भुगतान करेंगे। तो कितना कितना करेंगे, तो पहले देख लेते हैं इसको करके कि एज कितना सहता है। तो क्या करेंगे, 5400 गुने 4 बट्टा में 7, 751.42 ऐसे करके कुछ आएगा। लगभग में कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 4 से, तो लगभग में आ जाएगा 3086। फिर सीज का करेंगे तो सीज का शेयर कितना आ जाएगा 5400 में, फिर वही करेंगे कितना 3/7 से, तो कितना मतलब कट जाएगा 771.42। गुना करने पर लगभग में क्या आ जाना चाहिए, तो लगभग में आ जाएगा आपका 2314। तो आइए उस लॉस को यहाँ पे सजा लेते हैं। क्या करते हैं, बाई एज कैपिटल। एज कितना सहेगा भाई, तो एज जो कि 3086 सहेगा। और सी कितना सहेगा भाई, तो सीज कैपिटल
सी जो कि 23/14। अब जो है किसका खाता मेंटेन हो गया, यानी कि इधर भी 8400 तो जोड़िएगा तो इधर भी 8400 आ जाएगा, तो इसका खाता बंद हो गया। यानी कि इसके खाता में कितना बैलेंस बचा हुआ है भाई, तो यह जानने के लिए क्या करेंगे, 14,400 में से 7,714 घटा लेंगे। 14,400 में से यदि हम घटा लेंगे 7,714 तो कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे बचा 9, 9 में से एक जगह कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे 3 बचा हुआ है, हासिल लेंगे तो क्या आएगा, 13, 13 में से 7 जगह तो कितना बचेगा, 6। और यहाँ पे बचा हुआ है 13, 13 में 7 जगह क्या होगा, फिर 6, यानी कि 66, 86। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD 66, 86। अब इधर का भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि इधर का भी हो जाएगा 14,400। अब किसका बचा, ए का, तो देखना है कि ए का टोटल जो है कितना बैलेंस जमा है। तो देखना है कि 8,000 3,000 कितना हुआ, 11,000, और 11,000 में 5,000 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 16,400। इधर इसके खाता में 16,400 रुपया जमा है। ये खर्चा कितना किया, तो यहाँ पे देखना होगा कि 5,000 3,000 कितना हुआ, 8,486, 8,486 रुपये इसने खर्चा किया। तो अभी भी इसका बैलेंस कितना बचा हुआ है CR में, तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, यानी कि 16,400 में से घटाना है हमें 8,486। तो हासिल लेंगे क्या बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे बचा हुआ है 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 3, तो हासिल लेंगे 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। फिर यहाँ पे बच गया कितना, 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो 7 बचेगा, यानी कि 79,14, यानी कि 7,914 रुपया इसके खाता में अभी भी है। यानी कि ए को चाहिए और सी को कितना चाहिए, 6,686 चाहिए। अब इधर का भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 16,400, 16,400। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट और इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ही हम लोग क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। तो इसे पहले अपने कॉपी पे नोट कर ले, फिर हम लोग देखते हैं बैंक या कैश अकाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इधर में पार्टिकुलर लिखना है, पार्टिकुलर। फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। इधर में क्या लिखेंगे, फिर पार्टिकुलर। फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। इधर DR होता है और इधर CR होता है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है भाई, रियल अकाउंट है। और इसका नियम क्या है कि इनकमिंग आ रहा है तो DR में करो और जा रहा है तो CR में करो। तो कैश अकाउंट बनाने से पहले हमें देखना है कि पहले से कैश कितना है, यानी कि पहले से बैलेंस शीट के अंदर कितना कैश दिया हुआ है। और पहले से कोई कैश होता है तो किस मूड में होता है, इनकमिंग मूड में होता है। तो उसे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। और हमें देखना है कि पहले से कैश कितना है या बैंक। तो दिया हुआ है कितना, 4,000, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4,000 लिख देंगे। अब हमें ध्यान लगाना है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हैं तो संपत्ति से कितना वसूल हुआ है, नकद, क्योंकि इसमें केवल नकद का काम करना है। तो संपत्ति से टोटल कितना वसूल हुआ है भाई, तो 30,200। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू एसेट्स रियलाइज, यानी कि संपत्ति से वसूल कितना हुआ भाई, तो 30,200। तो यहां पे हम लिख देंगे 30,200। तो अब हम देखें कि पहले से पैसा था उसको हमने टू बैलेंस BD लिख दिया। संपत्ति से जो वसूल हुआ है उसको क्या लिखे, टू एसेट्स रियलाइज 30,200। और फिर सोचेंगे कि भाई अब पैसा कहीं से नकद आया है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, ए और सी 5400 और 5400 रुपया क्या किया है, नकद में दिया है। किसको, फर्म को दिया है। तो वो भी पैसा आ रहा है किसके किसके माध्यम से, तो टू एज कैपिटल के माध्यम से 5400 आया है और टू सीज कैपिटल के माध्यम से 5400 नकद आया है। अब ध्यान दीजिए, तो कहीं से पता नहीं चल रहा है कैश आने की
सोर्सेज, यानी कहीं से नहीं पता चल रहा है कि नकद अब आएगा तो छोड़ देंगे। अब हमें ध्यान देना है कि नकद पैसा मेरा कहाँ कहाँ गया है। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन पे ध्यान देंगे तो पता चल रहा है कि वहाँ पे हमने नकद पैसा सिर्फ क्रेडिटर को दिया है। और कितना दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाई क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को कितना दिया है, 30,400। अब फिर क्या करेंगे, हमें किसको कितना देना है भाई, तो पार्टनर्स कैपिटल पे ध्यान देंगे। यदि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट गिरता है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, यदि डेबिट गिरता है तो डेबिट साइड में लिखना है। क्योंकि क्रेडिट गिरने का मतलब होता है जितना से बैलेंस वो सबका गिरा है उतना बैलेंस उसको देना है, और दिया भी जाता है तो देंगे तो क्या होगा, आउटगोइंग होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए कि बैलेंस कितना गिरा है, ए का और सी का। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे क्या, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। तो एज का जो बैलेंस गिरा है वो गिरा है 7,914, 7,914, और सीज का जो बैलेंस गिरा है 6,686। अब हम गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं से भी नकद नहीं आ रहा है और नहीं हम कहीं पे नकद पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि खाता को बंद कर देंगे और दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। यदि दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये समझ लेना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं डी आर साइड के, क्या अमाउंट है, तो 4,000 है, फिर क्या है 30,200 है, फिर क्या है 5,400 है, फिर 5,400 है। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य का शून्य हो जाएगा, फिर शून्य का शून्य हो जाएगा। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 4 6 और 4 10, हासिल 1 बचा, 4 1 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1 3 1 4, कितना आ गया 45,000। अब इधर 45,000 आया है तो उधर भी 45,000 आना चाहिए। अब जोड़िए इधर का कितना है, 30,400, फिर क्या है 7,914, फिर क्या है 6,686। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 9 5 क्या हो जाएगा 14, 14 6 क्या हो जाएगा 20, 20 का 0 हासिल 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 का 0, 7 2 9, 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 3 4, यानी कि इधर भी आ गया कितना 45,000। अब दोनों तरफ बराबर आया है, इसका मतलब हिसाब मेरा बिल्कुल राइट है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग से इसी क्वेश्चन को लेकर के, और यह मानकर कि पूंजी फ्लुक्चुएटिंग है तो कैसे बनेगा। तो ऐसे ही आप लोग जेपीएस मैथ क्लासेस पे बने रहिए ताकि आपको 11th 12th बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराई जाए।